जो मैं कल बता रहा था ना कि जो हमारी 4 बाउंड्रीज पार कर गए हम लोग, तो उनमें से एक है बाउंड्री न्यूट्रिशन साइकिल की, वो भी हमने पार कर दी है। हाँ, नाइट साइकिल्स की जो होती। अच्छा बताओ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसको कहोगे बेसिकली? मतलब किसी एक रीजन में जितने टाइप के इकोसिस्टम अवेलेबल है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। ठीक है, या ऐसे कह लें जितने टाइप का हैबिटाट अवेलेबल है। हैबिटाट भी तो क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम ही है ना? तो अगर हैबिटाट के नंबर अब ज्यादा हैं पर्यावास के, हैबिटाट समझते हैं ना आप लोग? हाँ, तो उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो लिख लो, डाइवर्सिटी ऑफ अ हैबिटाट इन अ गिवन यूनिट एरिया। हैबिटाट डाइवर्सिटी भी इसको कहा, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट इन गिवन यूनिट एरिया। एक क्षेत्र में दिए गए एक इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पर्यावासों की विविधता ही इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। ठीक, अब ये क्यों होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्यों होती है ज्यादा? ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ निसे, इट इज ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ निसे, ट्रॉफिक लेवल, द डाइवर्स ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ निसे, मतलब हिंदी में बोल दूंगा, अभी पहले लिख लो एक बार इंग्लिश में। इट इज ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ निसे, ट्रॉफिक लेवल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, the role of dominant species and various related biotic interactions and various dominant species and various related biotic interactions। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को इकोलॉजिकल नीचे पता है? पता है? ये बताओ, एक इकोसिस्टम है, उसमें कैट और ऑल दोनों रह रहे हैं। ठीक है, क्या दोनों का इकोलॉजिकल नीचे सेम हो सकता है? हो सकता है। ऑल आएगा रात में शिकार करने और कैट आएगी दिन में शिकार करने। मैंने बात बताई थी कि सेम काम कर सकते हैं एक ही इकोसिस्टम में, बट दोनों का फिर टाइम बदल जाएगा। एक रात में निकलेगा, एक दिन में निकलेगा। सपोज करो मुझे मजिस्ट्रेट बनाया गया इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी होती है 24 आवर, और 12-12 घंटे या 8-8 घंटे के लिए 3 मजिस्ट्रेट लगाए गए। तीनों का एरिया बराबर है, लेकिन वो 8-8 घंटे अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, पावर्स भी बराबर हैं, तो फंक्शन बराबर हुआ। एक ही फंक्शन कर रहे हैं हम तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग टाइम पे आके कर रहे हैं, तब हो सकता है ना? तो ऐसे सवाल आए हैं। एक सवाल ऐसा आया जिसमें ऐसे ही 2 स्पीसीज एक आवाज ऐसे ऐसे करके दे दिया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो सवाल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब आ जाओ जो इनके एक और तरह की डाइवर्सिटी आप सुने होंगे, अल्फा बीटा गामा। सुने? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा। कोई बता पाएगा बीटा डाइवर्सिटी क्या है?
बिटवीन किसका कंपैरिजन होता है? हाँ, इकोसिस्टम का कंपैरिजन होता है। यस, दो इकोसिस्टम का। ठीक है, तो पहले लिखो अल्फा डाइवर्सिटी। It refers to the diversity, refers to the diversity within a particular area or ecosystem. एरिया और इकोसिस्टम। अगर मुझे कहा जाए कि एक एरिया है इकोसिस्टम ए, इसमें जितनी स्पीसीज होंगी वो क्या होगा? वो उसका अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सपोज करो एक जगह है उसमें दो इकोसिस्टम है। ठीक है, दो इकोसिस्टम है। अब उसके बीच में मुझसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है, दो इकोसिस्टम के बीच में, तो ये होगी बीटा डाइवर्सिटी। अगर पूरे एरिया के सभी इकोसिस्टम के बीच में तो ये होगी गामा बायोडाइवर्सिटी। तो गामा बायोडाइवर्सिटी जब ब्रॉड है ना, बहुत बड़ा हो गया, एक एरिया में या एक बायोम में कह लो जितने भी इकोसिस्टम होंगे उन सबका जोड़ के जो आएगा वो गामा होगा। एक इकोसिस्टम के अंदर जो होगा वो अल्फा होगा, दो इकोसिस्टम के कंपैरिजन में जो होगा वो बीटा होगा। ठीक है, बढ़ा रहे हैं ना, पहले एक छोटा लेवल लिया, फिर और बड़ा लेवल लिया, फिर और बड़ा लेवल लिया। ठीक है, अब जैसे इसकी कैलकुलेशन कई जगह बहुत सरल करने के चक्कर में गलत बता दिए गए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सही वाला कैलकुलेशन बताता हूँ, फिर गलत वाला बता दूंगा। ठीक है ठीक, सही वाला कैलकुलेशन ये है, सपोज करो तीन इकोसिस्टम है, ये स्पीसीज है, ये इकोसिस्टम ए, ये बी, ये सी है। ठीक है, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा। कुछ टीचर्स भी इसको गलत पढ़ा दिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो पता नहीं रहता है। जैसे एक ही किताब से पढ़ा रहा हूँ आदमी, तो कई बार उस किताब में गलत लिखा तो गलत पढ़ा दिया। ठीक है, अब समझो बात को। समझो एक स्पीसीज है, X1, ये एक है X2, एक है X3, एक है X4, एक है X5, एक है X6। ये 6 स्पीसीज हैं। ठीक है, सपोज करो इनमें से X1 प्रेजेंट इज हियर, X2 प्रेजेंट इज हियर, X3 प्रेजेंट इज हियर, X3 प्रेजेंट इज हियर, X5 प्रेजेंट हियर, X4 प्रेजेंट हियर, X6 प्रेजेंट हियर। यहां पे क्या है, थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, बस जितना बोलूं उतने सुनना भी। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें जो है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं कहूं ए इकोसिस्टम की अल्फा डाइवर्सिटी बताओ कितनी हुई? 3। बी इकोसिस्टम की 4। सी इकोसिस्टम की 4। अब मैं कह रहा हूं ए और बी की बीटा डाइवर्सिटी, दो कंपेयर करना पड़ेगा ना, है ना, तो ये दोनों के बीच की बीटा डाइवर्सिटी होगी ना, एक में नहीं हो सकती बीटा डाइवर्सिटी, दो में होगी। बताओ कितनी होगी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बता रहे हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
इसमें क्या किया जाता है, कॉमन को एक ही बार लिया जाता है, या दोनों की टोटल गिन लो और कॉमन घटा दो, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो कितनी हो गई, 6। इन दोनों की 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6। समझा? अब मैं कहूं पूरे, अब गामा बताना है तो गामा टोटल की गिन के कॉमन हटा दी जाती है। हाँ हाँ, सारी गामा में आएंगी। तो टोटल की गिन लिया आपने, और जो कॉमन कॉमन है वो हटा दिया, तो कितना हो गई, 6। ये होता है जनरली। क्या लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं, एक बड़े टीचर ने मुझे जो पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था कि अगर ए इकोसिस्टम में 4 है, बी इकोसिस्टम में 6 है, तो बीटा डाइवर्सिटी होगी 2। यही पढ़ाया गया होगा। अच्छा, तो लॉजिकली ये सही है या ये सही है? वो डाइवर्सिटी कहाँ है? वो कोई डाइवर्सिटी है? घटा के निकाल दी डाइवर्सिटी हो गई क्या ये? है ना? तो इग्नू में बहुत डिटेल में चैप्टर दिया गया है, इग्नू की किताब में, उसमें ऐसे कैलकुलेट करके पूरा बताया गया। पीएमएफ में ऐसे दिया गया है। हंस क्यों रहे? हाँ तो नहीं, अच्छी है किताब, ऐसे मत करा करो। मतलब किसी आदमी ने बहुत मेहनत करके लिखा है, एक आध चीज अगर गलत हो, जैसे मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, धोखे से एक पॉइंट गलत पढ़ा दूं, पूरा जीवन मेरा नरक कर दूं, ऐसा नहीं होता। वो अच्छी किताब है, मतलब आई ऑल्सो रिफर दैट बुक। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, गामा का मतलब हो गया ऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम इन पर्टिकुलर एरिया। बस पूरी डाइवर्सिटी पूरे इकोसिस्टम की क्या होगी, गामा। हाँ, अगर अब कंपैरेटिव डाइवर्सिटी कहूं तो बीटा 2 में होती है। भाई कंपैरिजन तो 2 में होता है ना, तो कंपैरेटिव डाइवर्सिटी इज बीटा। ठीक है, दिया होगा। हाँ देते हैं वो, मतलब मेहनत बहुत की, उस किताब को लिखने में बहुत ताकत लगी होगी, टाइम भी लगा होगा, मतलब मेरे को लगता है बहुत अच्छा लिखा है उसने। 6, क्योंकि टोटल स्पीसीज 6 हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने इतना ही बताया है, हो सकता है नीचे और होती तो फिर ज्यादा अलग अलग निकल आता। अब चूंकि यहाँ टोटल 6 है, तो टोटल 6 हो रही हैं, अगर और होता तो फिर अलग तरीके से निकलती। मतलब ये जान लो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी कॉमन हटाने के बाद। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, एक स्टेटमेंट देता हूं, एक इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम में जो अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम इज नथिंग बट स्पीसीज रिचनेस ऑफ दैट इकोसिस्टम। सही है गलत? ट्रू। इससे रिचनेस क्या थी, नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना? एक इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज, इससे रिचनेस था, और अल्फा डाइवर्सिटी भी क्या हुई, नंबर ऑफ स्पीसीज, तो स्पीसीज रिचनेस हो गई। तो लिख सकते हैं आप, अल्फा डाइवर्सिटी इज नथिंग बट बट स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम। बस, फिर बीटा में आ जाओ। इसमें लिख दो कंपैरिजन ऑफ स्पीसीज बिटवीन 2 इकोसिस्टम। ऑफ स्पीसीज बिटवीन 2 इकोसिस्टम। इसी को दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये ऐसा उन्होंने क्यों लिख दिया पता, ये समझाने के लिए, चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज, ये समझाने के लिए। तो इसको भी उतना गलत मत समझो,
ये भी एक तरीका है समझाने के लिए। बीटा में लिखो, लिख लिया ना बीटा में, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी, है ना, बिटवीन द टू बिटवीन इकोसिस्टम्स, ऐसे कर, एंड इट मेजर एज द चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम। ठीक है, जो कॉमन आया उस चेंज की बात कर रहा है कि कॉमन को हटा दो, जो नई स्पीसीज जुड़ी वो चेंज, है ना। गामा तो पता ही है, मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी इन अ रीजन, है ना, इन ऑल इकोसिस्टम्स। ठीक है, कुछ खास नहीं इसमें। अच्छा, हॉर्न बिल की कितनी वैरायटी इंडिया में पाई जाती है? कितनी? नहीं, बहुत है। देख क्या ना, 4 5 6, मतलब हम लोग याद करेंगे, जैसे ईगल की याद की तो हॉर्नबिल भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आप हमारे अगले टॉपिक में। अल्फा बीटा गामा हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सी टू इन सी टू। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब ये बताओ इन सीटू का मतलब क्या हुआ? हाँ, हिंदी में बोलते इसको स्वास्थाने, इंग्लिश में क्या बोलते इसको? एक्स सीटू क्या बोलते हैं? पर स्थाने या वाई स्थाने, जो भी। पर मतलब दूसरे का, है ना, पर पीड़ा, है ना, पर पीड़ा सुना है ना। हाँ, तो पर मतलब दूसरे का। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग हुआ व्हेन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हेन वी कंजर्व species or diversity, species or biodiversity in their its natural environment. मतलब जो जहां पाया जाता है उसको वहीं कंजर्व कर दिया, तो ये हो गया इन सीटू। ठीक है, जब हम प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में करते हैं तो वे हो गया इन सीटू। एक्स सीटू क्या है? जब हम प्रजातियों का संरक्षण कृत्रिम रूप से उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करते हैं, है ना, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन्वायरमेंट में करते हैं जब। समझ गए? क्या समझे? जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क कौन सा होता है? जू, जू होता है, हमने जू का जू निकाला, नेशनल पार्क का पार्क निकाला, इसी ने जोड़ दिया, कह रहा जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब सवाल जो आते हैं इनके एग्जाम्पल से आते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन्वायरमेंट में, कृत्रिम रूप से बनाए गए पर्यावरण में। अच्छा, तो अब बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? हाँ, नर्सरी भी है। हाँ, तो इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं। इन सीटू,
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, पवित्र वन बोलते हैं इनको, सैक्रेड ग्रोव्स को, कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव सुना है ना, मंदिर मंदिर के आगे, पवित्र उपवन बोलते हैं इनको, पवित्र वन, है ना। इसमें क्या आएगा XC2 में? जू, बोटेनिकल गार्डन, और क्या आएगा? नर्सरी, और बहुत बढ़िया, जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्वेरियम, ठीक है। ये दो इस तरह है। अब एक चीज यहां समझने वाली है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं पूछूं XC2 कंजर्वेशन इथिकल है कि अनइथिकल है, क्या बताओ? जिनका कर रहे हैं उनके साथ अनइथिकल है, किसी को बचाना अनइथिकल कब से हो गया? यार मतलब यूं ही बोल रहे हो, ये सवाल मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, ये सवाल मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, है? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग चीज हो गया ना थोड़ा। हाँ। नहीं, इतना मत जाओ, देखो हम बता रहे हैं, पहले इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, इथिक्स कैसे डिसाइड होता है, कोई चीज इथिकल होगी कि अनइथिकल है? इसके दो बड़े स्कूल्स हैं कि कोई चीज इथिकल होगी, कोई चीज अनइथिकल होगी। इसको डिसाइड करने की दुनिया में दो बड़े स्कूल्स हैं अभी तक। अब ये मत करना कि ये इंटर कॉलेज वो विश्वविद्यालय, ये वाला स्कूल नहीं, ये थॉट के लेवल पे है, थॉट के लेवल पे कि दो तरह की विचारधारा है। पहली विचारधारा है डीओंटोलॉजी, दूसरी विचारधारा है टीलियोलॉजी। एक को बोलते हैं हिंदी में परिणाम निरपेक्षवाद, एक को बोलते हैं परिणाम सापेक्षवाद, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट स्कूल, है ना। अब इसके हिसाब से इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम करें, रिजल्ट कुछ भी आए, आपके काम का डिसीजन इथिकल और अनइथिकल इस बेस पे नहीं होगा। फीड बैंक नहीं है वो, सीड बैंक, जीन बैंक के बाद है सीड बैंक। परिणाम निरपेक्षवाद, ठीक है। मैं बता रहा था कि परिणाम की बात ही ना की जाए। मैं जैसे कहूं कि आपने काम किया,
ये एथिकल अनएथिकल इस बात पे निर्धारित ना हो कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या आया। सपोज करो आपने किसी को खाना खिलाया और वो आपके खाना खिलाने के बाद मर गया, तो मैं इस पे ये नहीं देखूंगा कि वो मरा या जिंदा बच गया, मैं ये देखूंगा कि आप खाना खिलाए किस लिए थे। आप चाहते थे ना ये बच जाए, है ना। तो जब परिणाम की चिंता बिना कॉन्सिक्वेंसेज को ध्यान में नहीं रखते, इंटेंशन को ध्यान में रखते, तो उसको बोलते हैं डिओंटोलॉजी या परिणाम निरपेक्ष हुआ। ठीक है। दूसरे वाले में है कि आपका इंटेंशन कुछ भी रहा हो लेकिन परिणाम ठीक आना चाहिए। यही दो बड़े स्कूल है। अब अच्छा बताओ, चिड़ियाघर मैंने बनाया, ये इंटेंशन मेरा क्या था? पैसा कमाना था। चिड़ियाघर बनाया ताकि जीवों को बचा पाए। सरकार ने चिड़ियाघर क्यों बनाए? जीवों को बचाने के लिए। तो इंटेंशन क्या है? अच्छा है। तो डिओंटोलॉजी के हिसाब से इथिकल है कि अनइथिकल? इथिकल है। ठीक है। अच्छा बताओ, चिड़ियाघर बनाते हैं हम लोग, जीवों का इलाज भी होता है वहां, ब्रीडिंग भी होती है वहां, ठीक है, सेंसिटाइजेशन भी होता है वहां, तो परिणाम क्या आता है इससे? परिणाम अच्छा आता है ना, कि एक व्यू बीमार है, घायल है, उसका इलाज कर दिया आपने वहां। ठीक है। सीड खत्म हो रहा है, उसको प्रिजर्व कर लिया आपने सीड बैंक में। ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर में बचा लिया किसी को, तो इसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा है। तो दोनों स्कूल के हिसाब से एक्स सी टू प्रिजर्वेशन इथिकल है, न केवल अनइथिकल बट की इथिकल है? हम्म। हमने कहा कि इसमें आपने, आप इस छीन के बनाते हैं क्या? छीन गया इसलिए बना रहे हैं। देखो, पहली बात मैंने कहा था बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया करो जब कुछ पढ़ा करो, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। ठीक है। इसीलिए जब लड़ाई हो फोन पे तो उसको कांस्टेंट करके अलग कर दो। ठीक है, कि बात नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसको अलग कर दो तो पढ़ाई में बाधा नहीं पड़ेगी। ठीक, अदरवाइज बहुत चांस है बाधा पड़ने की। ठीक। तो ये ना केवल अनइथिकल है बट कि इथिकल है, और दोनों स्कूल्स में हमने देख ली। ठीक है। अब इसकी कुछ समस्याएं, समस्या समझो आप। एक्स सी टू प्रिजर्वेशन की, अच्छा आप मुझसे पूछा था कि आपने क्या बताया था, जाना है? क्यों? इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है? अच्छा, तब जा सकते हो। हाँ, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं, एक तबीयत है उनमें से। कोई बात नहीं, ज्यादा आराम से। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था। ठीक है। तो मैं कह रहा था, इन्होंने पूछा था कि आपने क्या जवाब दिया, मैंने ये जवाब नहीं दिया था। ये दिया होता तो मैं प्रॉपर आईएएस होता। ठीक है। ये जवाब मैंने बाद में सोचा जब मैं पढ़ाने लगा, मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा अच्छा जवाब था। ठीक है। इसीलिए प्रॉपर आईएएस नहीं बना एलाइड सर्विस में। ठीक है। तो एक्स सी टू की प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ एक्स सी टू, नंबर वन, एक्स सी टू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये केवल फोकस करती है कुछ स्पीसीज पे। भाई आप एक्स सी टू में कुछ स्पीसीज ही लेके आओगे ना, है ना, तो ओनली फोकस ऑन कॉमर्शियली वाइबल सीड्स, ओनली फोकस ऑन फ्यू स्पीसीज, ओनली फोकस ऑन फ्यू स्पीसीज। जैसे जैसे कर लेगी कॉमर्शियली वाइबल स्पीसीज सीड हो जो, जैसे जो दिख रही है स्पीसीज उसी को ले आए, हो सकता है जो नहीं दिख रही वो भी थ्रेट में हो, है ना। तो कुछ ही स्पीसीज पे फ्लैगशिप स्पीसीज। ठीक है। दूसरा, डिफिकल्ट सर्वाइव, मतलब वो लिखो, ऐसे लिखो, व्हेन स्पीसीज री इंट्रोड्यूस इन नेचुरल एनवायरमेंट देयर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट।
द स्पीसीज फाइंड देयर सर्वाइवल डिफिकल्ट इन वाइल्ड, है ना, जंगल में अपना जो उनका अस्तित्व है उसको बनाए रखने में वो क्या होते हैं, सहज नहीं होते। जैसे अब इस पे भी थोड़ा अंतर है, थोड़ा समझो बात को। रीइंट्रोड्यूस इन नेचुरल इन्वायरमेंट, रीइंट्रोड्यूस्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट स्पीसीज फाइंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ठीक, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, सोचो आपने किसी चीज को, कोई एक एनिमल है, वो एनिमल है टाइगर। टाइगर को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए। चिड़ियाघर इतना बड़ा बना सकते हो? वहां तो एक ही पिंजरे में बेचारे कितने बंद रहते हैं, है ना। 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए फ्री रोम करने के लिए एक टाइगर को। ठीक, अब चिड़ियाघर आप ले आए इस टाइगर के बच्चे को, उसको पाल रहे हैं आप, या चिड़ियाघर में ब्रीडिंग करवा के पाला, वो इतनी ही दूर में रहने का आदी है। जब आपने वाइल्ड में इंट्रोड्यूस किया तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है वहां पे, बड़े एरिया में अपना फूड कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो आपने फूड उसको हाथ से दे दिया। अब सपोज करो कि इसके अंदर वाइल्ड स्किल होंगी, नहीं होंगी। अगर जंगल में जंगल के कानून नहीं आते, जो कि कोई नहीं होता कानून, ठीक है, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। हिरन का बच्चा जंगल में पला, शेर का बच्चा चिड़ियाघर में, पकड़ पाएगा हिरन को? नहीं पकड़ पाएगा। तो इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तीसरा कॉज, प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजेशन और इंटीग्रेशन। सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखो, अभी हाल में एक उदाहरण आया, चिंपैंजी का इन सीटू, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन किया गया केन्या में। और चिंपैंजी को, एक बच्ची थी चिंपैंजी की, उसका किया गया। तो जब वो बड़ी हुई तो उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो वहां के चिंपैंजी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए और पीट पीट के मार डाला। मतलब पूरा फेल हो गया आपका पर्पज ही कंजर्वेशन करने, है ना। लिखो इस बात, प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजेशन, एग्जांपल रीइंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड चिंपैंजी इन केन्या। चाइल्ड चिंपैंजी, आप लोग एक किसे देख रहे हैं, इधर उधर मत देखिए। चाइल्ड चिंपैंजी, चाइल्ड यहाँ कोई नहीं है, चिंपैंजी हो सकते। चलो, केन्या में था। तो क्या हुआ कि सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एक्स-C2 के साथ। एक चीज और, अगर आप बहुत गहराई से समझें तो अगर एक्वाटिक एनिमल है तो उसमें उतनी समस्या नहीं आती, ज्यादा समस्या आती है टेरेस्ट्रियल एनिमल में और बिग स्पीसीज के साथ, जो क्या करती हैं, माइग्रेटरी इन नेचर होती है। जैसे एलिफेंट को आप चिड़ियाघर में रखेंगे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। एलिफेंट को खेलने के लिए चाहिए एक बिग जगह, इधर से उधर घूमने को चाहिए, दे वांट टू रोम, है ना, जैसे बर्ड्स वांट टू फ्लाई, है ना। तो सर्कस तो और बेकार चीज है। सर्कस में तो इसलिए रखते हो इंटेलिजेंट होता है, जल्दी सीख लेता है। एलिफेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी तीन। अब आ जाओ आप बाकी जो है, सीड बैंक जैसे, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे बात करेंगे हम लोग। सीड बैंक, तो ग्लोबल सीड वॉल्ट कहां बनाया जा रहा है? सॉलबार्ड कहां है? नॉर्वे। ग्लोबल सीड वॉल्ट, वैश्विक बीज बैंक, ग्लोबल सीड वॉल्ट, स्वालबार्ड, SVALBARD, स्वालबार्ड, नॉर्वे।
इसी का दूसरा नाम है डूम्स डे, हाँ, कयामत के दिन का वॉल्ट। वॉल्ट मतलब जहां रखते हैं, डूम्स डे वॉल्ट भी इसका दूसरा नाम है, कयामत का दिन। मतलब एक बार विपदा आएगी ऐसी, जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा, है ना, तो कच्छप अवतार में भगवान नारायण आएंगे, मछली अवतार में, है ना, और वो मनु के आगे वाले में कुछ और हो गया यार, ऐसे ही होता है दुनिया भर में मास एक्सटिंक्शन। इससे पता चलता है कि मास एक्सटिंक्शन मोस्ट ऑफ टाइम वाटर की वजह से हुआ है। उस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे कि कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती है ना, तो मास एक्सटिंक्शन होता है, मोस्ट ऑफ टाइम वैसे ही हुआ है ना। इस बार कैसे होगा? अभी भी कार्बन की मात्रा बढ़ने से लग रहा है ना। हॉलीवुड वाले इसको कैसे बनाएंगे? 2012 एक मूवी आई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था ना, डूम्स, सारी बीजों को सबको इकट्ठा कर लिया था एक जगह, है ना। तो अनफॉर्सीन कुछ ऐसी इवेंट्स हों कि बहुत बड़ा बायोडिवर्सिटी लॉस हो जाए, तो ऐसे ऐसी चीजों को संजोया जा रहा है स्वालबार्ड में दुनिया भर का। अभी बताओ, ये जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर है? 1 किलोमीटर जमीन के अंदर, 1 किलोमीटर जमीन के अंदर है ये वॉल्ट। एक माउंटेन है उसके 1 किलोमीटर अंदर। मतलब इंडिया की नेशनल सीड बैंक, इंडियाज नेशनल, अगला लिखो, इंडियाज नेशनल सीड बैंक, लद्दाख या लेह? लेह, लेह में। लेह लद्दाख का वो रीजन है जो ज्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे, डीआरडीओ का, दिहार नाम है उसका, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, वहीं पे बनाई गई है लेह में ये, ठीक है। स्वालबार्ड के बाद दूसरी सबसे बड़ी वॉल्ट है ये दुनिया की, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्ट आफ्टर स्वालबार्ड। और इसका डेवलपमेंट किसने किया है? established by ICAR, Indian Council for Agricultural Research, plus CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, एक बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेशनल जीन बैंक, लिखो, नेशनल जीन बैंक। एग्रीकल्चर के अंदर है, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है NBPGR, NBPGR, इसके बारे में पढ़ लेना, 2021 की न्यूज है। NBPGR ये ICAR का एक इंस्टीट्यूट है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है NBPGR, दिल्ली में, नई दिल्ली, वहां पे बनाया है नेशनल जीन बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, इंडिया का तो एक है, दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। अब देखो, जो ये नेशनल सीड बैंक था, वो भी मैनेज किया जा रहा है NBPGR के द्वारा, और NBPGR का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। ये तो हो गए आपके
मतलब साइंटिफिक हो। दो बड़े मूवमेंट चले इंडिया में जिन्होंने ट्रेडिशनल सीड बैंक बनाए। एक का नाम है बीज बचाओ आंदोलन, अगला लिखो बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1980s में। अब समझो बात ऐसा क्यों हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई? 60s में। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन 60s में आई तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किसको बढ़ावा दिया? संकर बीजों को, ठीक है, हाई ईल्ड वैरायटीज को, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटीज को। तो इससे क्या बढ़ा? मोनोकल्चर और ट्रेडिशनल सीड्स जो थे वो फेज आउट हो गए इंडियन एग्रीकल्चर से। तो 1980s में एक आंदोलन पर प्रारंभ हुआ उत्तराखंड की टिहरी से। देखो, स्टार्टेड इन 1980s फ्रॉम जरधर विलेज ऑफ उत्तराखंड। जरधर, इन द लीडरशिप ऑफ विजय जरधारी। जरधर गांव के थे, इनका नाम था विजय जरधारी। विजय जरधारी की लीडरशिप में जरधर गांव से यह मूवमेंट शुरू हुआ 1980 में। अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया, लोकल के फार्मर्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप ऐसे 12 तरह के क्रॉप्स लाओ, 12 तरह के स्टेपल फूड्स जो थे वहां के, उनको इकट्ठा किया और कहा कि इनको क्रॉप रोटेशन में लगाओ। और इसी सिस्टम को बोला गया 12 नाज सिस्टम। 12 अनाज से बना 12 नाज। तो लिख लो इसको, दे स्टार्टेड 12 नाज, 12 नाज प्रैक्टिस, ब्रैकेट में लिखे रोटेशन ऑफ 12 स्टेपल क्रॉप्स। टोटल का, तो 12 नाज सिस्टम इन्होंने शुरू किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे ये लिख लो। प्राइमरीली तो हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आगे लिखना, ये वाली बात सुन लो कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर से नुकसान हो रहा था सीड्स का, डोमेस्टिक और इंडिजिनस सीड का, उससे बचाना है ना। मिक्सिंग तो ऑब्जेक्टिव लिखो, प्रमोट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना। Why you are confused between seed and gene? Gene is a प्राइमरी यूनिट जो सीड के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है। जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी है जो वो जेनेटिक है, वही जीन को यहाँ पे कंजर्व करना है। और जो स्पीसीज के लेवल पे है वो सीड है। ठीक है, तो प्रमोट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। दूसरा, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, कृषि जैव विविधता को बढ़ाना। एग्रो बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज एग्रो बायोडाइवर्सिटी, कृषि जैव विविधता को बढ़ाना। प्रोटेक्ट इंडिजिनस वैरायटी एंड सीड्स, इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम, स्वदेशी प्रजातियों की रक्षा करना, स्वदेशी प्रजातियों के बीजों की रक्षा करना, तीसरा पॉइंट था। चौथा है कृषकों की आय बढ़ाना, इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। अब बताओ फार्मर की इनकम कैसे इंक्रीज होगी?
नहीं नहीं, इससे मतलब नहीं है। देखो इनकी जैसे होगी, जब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स ले रहे हैं, तो बीज खरीदने पड़ेंगे क्या मार्केट से? नहीं। और जो हाई यील्ड वैरायटीज जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो वहां पैसे बचे। ठीक है, जीरो बजट फार्मिंग क्या है, वो भी इसी का एक्सटेंडेड रूप है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल बीज होते हैं वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंस होते हैं कंपेरेटिवली हाई यील्ड वैरायटीज थे, तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये कम डालने पड़ेंगे, तो भी पैसे बचेंगे। तो थ्रू दिस मेथड यू कैन इंक्रीज फार्मर्स इनकम ऑल्सो। ठीक है, अब दूसरे आंदोलन में आ जाओ, नवधान्य। नवधान्य, NAVADANY, नवधान्य। नवधान्य, नवधान्य के बारे में सुना है ऑनलाइन? ऑफलाइन? नहीं ना ना, शादी वाला नहीं है, नहीं सुना। ठीक है, सुन लो, एक लेडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वंदना शिवा। वंदना शिवा ने एक आंदोलन शुरू किया था, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। लिखो, वंदना शिवा स्टार्टेड RFSTE, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। अब इसी RFSTE के अंदर 1984 में नवधान्य की स्थापना हुई। अंडर द एम्बिट ऑफ RFSTE in 1984 नवधान्य was started। नवधान्य को ऐसे समझो, नौ मतलब 9, धान्य मतलब धान्य, मतलब 9 क्रॉप्स। नवधान्य का मतलब है 9 क्रॉप्स जो इंडिया के कलेक्टिव रिसोर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी 9 क्रॉप हैं जो इंडिया के पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट चलती हैं और वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, उन क्रॉप्स को इसमें क्या किया गया, टारगेट में रखा गया। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक है। कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक, लिखो, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक, समुदाय आधारित सीड बैंक है। which is currently present in 17 state of India, 17 states of India, जो वर्तमान में भारत के 17 राज्यों में उपस्थित है। अब इसमें क्या करते हैं, किसानों को कहा जाता है कि आप ट्रेडिशनल बीज उगाइए, ठीक है, अपने खेतों में, ठीक है, और इंड में क्या करिए आप, इंड में कुछ आप उसको दे दिए जिसने पहले आपको बीज दिए थे। हाँ, सोचो, अगर एक बैंक बनाया एक गांव ने, सपोज करो हमारी पंचायत में या आपकी पंचायत में, या आप IAS ऑफिसर बने, ठीक है, आपने कहा जिले में मैं नवधान्य को लागू करूंगा, फिर आपने वहां की क्रॉप्स को डिसाइड कर लिया कि मेन क्रॉप्स क्या होती हैं, यहाँ पे 9 क्रॉप्स ले लिया आपने। अब आपने पंचायत को बोला कि हम इनिशियली लोगों से पैसा लिया आपने इनिशियली, और वो बीज खरीदे और वो किसानों को दे दिए। आपने कहा कि आप इन ट्रेडिशनल बीजों को उगाइए और जितना भी उत्पादन हो उसमें आप 75% रख लेना, 25% इस बैंक को वापस दे देना। बेचना नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड है, बेचा बेची मत करो, ठीक है, बेचा बेची वाला ऊपर था मामला। हाँ, दान धान्य, नवधान्य, ठीक है। ये इस आंदोलन को कहा जाता है इको फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाला आंदोलन, क्योंकि महिलाएं इसमें बहुत प्राइमरीली भूमिका निभा रही। सारे बढ़िया वाले चेंज महिलाएं ला रही,
प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष विकास के क्रम में आगे जाएगा तो उसमें करुणा, देखभाल, है ना, दया, ये सब भावनाएं चरम स्तर पे होंगी और वो नारी हो जाएगा। तो कहा है कि महिला बनेगा पुरुष अगर विकास और कर गया तो। पुरुष अभी विकास क्रम में पीछे चल रहा है, महिलाएं उससे आगे चल रही है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं किया, जैसे बहुत से सीड कीपर्स, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर का नेटवर्क बनाया, 4 लोगों को जोड़ा, फिर 8 लोगों को जोड़ा, फिर ऐसे कर करके फिर सीड फॉर फ्रीडम कैंपेन चलाया। इसी ने, लिखो कैसे कैसे किया। कम्युनिटी सीड बैंक 1 पॉइंट, दूसरा लिखो बीज विद्यापीठ, बीज विद्यापीठ, सीड विद्यापीठ, लर्निंग सेंटर्स हैं, नाम ही है बीज विद्यापीठ, बीज विद्यापीठ। ठीक है, उत्तराखंड की दून वैली में इन्होंने सीड विद्यापीठ खोली है। वहां पे क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब। सीड विद्यापीठ। एक मूवमेंट चला है, सीड फॉर फ्रीडम मूवमेंट, सीड फॉर फ्रीडम मूवमेंट, और इसी के तहत एक टर्म दिया, फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सॉवरेनिटी, फूड सॉवरेनिटी, खाद्य संप्रभुता, कि मतलब हर चीज पे आदमी संप्रभु है, सॉवरेन है, अपने बीजों को उगाने से लेके पूरे प्रोसेस में अपने फूड के लिए सॉवरेन है। तो ये क्या है, अगर मैं मेन से सवाल पूछूं कि इट इज हाई टाइम टू द अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सॉवरेनिटी, नॉट फूड सिक्योरिटी, तो आप लिख लेंगे ना कि व्हाट इज फूड सॉवरेनिटी, है ना। देखो मेंस प्री कुछ अलग नहीं है, जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं इसमें सब कुछ मेंस में पढ़ाया जाता है, यही मैं मेंस में पढ़ाता हूँ, यही है ये मेंस में, और क्या मेंस में, यही है। ठीक है, एक और कैंपेन चलाया, जीएमओ फ्री कैंपेन, जीएमओ फ्री कैंपेन। जब सीबीडी बनाया जा रहा था ना, तो वंदना शिवा का बहुत बड़ा रोल है, इनकी किताबें बहुत है, इको फेमिनिज्म एक किताब है इनकी, और भी बहुत सी किताबें, क्लाइमेट चेंज, ये वो, तो ये बहुत ही सशक्त महिला है, इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, वंदना शिवा के बारे में। ऐसे पूछ सकता है रोल ऑफ वंदना शिवा इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इको फेमिनिज्म। ठीक है, एक और कैंपेन चले, कैंपेन अगेंस्ट बायोपायरेसी, बायोपायरेसी आ सकता है, जैसे पिछली बार क्या आया था, ग्रीन वॉशिंग आया था ना, कैंपेन अगेंस्ट बायोपायरेसी। ठीक है, और देखो एक बार क्या हुआ नीम का पेटेंट ले लिया एक कंपनी ने एज अ फंगीसाइड, उन्होंने कहा कि हमने नीम की वो वैरायटी पहचानी है जो फंगीसाइड है, फंगस पे इम्पैक्ट करती है। 1994 में यूएस एफडीए ने इनको दे दिया। ठीक है, यूएसडीए ने दे दिया पेटेंट एक कंपनी को, इसके खिलाफ वंदना शिवा ने केस किया। तब तक भारत सरकार जान भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है। जब एनजीओज के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का मन करे तो इनको भी सोच लिया करो कि नहीं, अच्छे एनजीओज भी काम कर, है ना, एक्टिविस्ट लोगों के बारे में। तो इन्होंने कंपनी के खिलाफ केस किया और फिर ये जीती भी केस। 2000 में के आसपास यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने इस पेटेंट को रद्द कर दिया, जो पेटेंट पहले मिला हुआ था कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को, और किसके प्रयासों से, वंदना शिवा की। तब जाके भारत सरकार ने लिखो इस बात को, मतलब वंदना शिवा पेटेंट अगेंस्ट, ये अभी आगे जो बात आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी है ना। नीम पेटेंट में इन्होंने केस करा 1994 में, 2000 सन 2000 में। अब सन 2000 क्यों बोला मैंने, इसलिए तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आया कि कुछ करना चाहिए अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। तो 2001 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, एक वेबसाइट बनाई गई 2001 में, बनाई गई TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये किसने बनाई, CSIR प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक लो, TKDL
आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, सिद्ध, है ना, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी है, जो मंत्रालय इनका, उनके साथ। ठीक, इस मंत्रालय ने CSIR के साथ मिलके TKDL बनाया गया, आजकल इस साथ है, इसके साथ काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेशली फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड स्पेशली फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड functions, plants and formulations, plants and formulations used in Indian style of medicine। भारतीय जो मेडिसिन को क्या बोलते हैं, औषधि पद्धतियां हैं, जो भारतीय औषधि पद्धतियों के अंतर्गत शुरू में क्या यूज किया था? जड़ी बूटियां। उन जड़ी बूटियों को जैसे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा, चरक ने लिख दिया, सुश्रुत ने लिख दिया, उस सबको इस वेबसाइट में पहले से हम लिख के डाल देंगे। तो कोई कराने जाएगा तो कहेंगे देख लो भैया, इस पे ऑलरेडी है ना। तो TKDL बनाया गया। ये मेन से सवाल पूछा गया है, ये मैंने पढ़ा था, मैं विज्ञान प्रगति पहले पढ़ा करता था, तो मैंने इसको 2006 में पढ़ा था पहली बार, TKDL 2005-2006 में, और ये पिछले साल मेन से पूछा गया TKDL क्या है ना। अगर स्टोरी सही से क्लियर हो तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है ना। इको फेमिनिज्म की डिफिनेशन लिख लो, इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की एक शाखा है इको फेमिनिज्म। क्या हुआ? इको फेमिनिज्म। लक्ष्मी, वाई यू आर मतलब मुस्करा रही हैं मंद मंद, क्या बात है? चलो ठीक है। गलत, क्योंकि अभी उनमें संवेदना विकसित नहीं हुई ना पुरुषों में। तो पुरुष जिस दिन, मैंने बोला ना, प्रेमचंद ने क्या बोला है, बहुत बड़ी बात है वो, कि जिस दिन हम विकास कर जाएंगे हम खुद नारी हो जाएंगे। ठीक है, तो गलत वे में लेंगे ही। अच्छा, केवल पुरुष गलत वे में नहीं लेता, महिलाएं उससे ज्यादा गलत वे में लेती फेमिनिज्म। हाँ, बात ये हो जाती है ना, कई बार हमें विकृत रूप में चीजें ज्यादा पसंद होती है। जब हम बराबरी की मांग करते हैं तो बराबरी हम उन चीजों की भी करते हैं जो हमारी कमियां हैं। जैसे मैंने पाया है कि सिगरेट पीना एक कमी है पुरुष की, पहले महिलाएं इस कमी से दूर थी। ठीक है, पुरुष ज्यादा नशेबाजी करते थे, ठीक, महिलाएं नहीं करती थी, अभी महिलाएं भी करने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म नहीं है। जो असल में फेमिनिज्म जानते हैं अलग चीज है वो। ठीक है, इट विच emphasizes on the connection between women and nature. Ecofeminism is a branch of feminism which emphasizes connection between the women and nature. अब इस बात को समझो, इकोफेमिनिज्म, ठीक है, इसके दो अर्थ हैं। फर्स्ट मीनिंग इज दैट द कंसर्न ऑफ वुमेन आर सेम एज द कंसर्न ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरमेंट। लाइक व्हाट? पुरुष, महिला की प्रॉब्लम क्या है? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की इज व्हाट? डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर फीमेल। अब इकोसिस्टम कैसे जुड़ा इस बात से? डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर फीमेल। ठीक है, अब इकोसिस्टम कैसे जुड़ा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन थिंक दैट आई एम द सुपेरियर, ह्यूमन रेस इज अ सुपेरियर, है ना। तो ये भी क्या है? एक तरह के डोमिनेंस है, लाइक पैट्रियार्की, है ना। आइडिया ऑफ डोमिनेंस, आइडिया ऑफ पैट्रियार्की, जैसे महिला है वैसे ही। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, it is also related or connected with the impact of degradation of ecology or ecosystem or environment is much more in female than the male.
इफ ड्राउट विल कम, व्हाट विल हैपन? ड्राउट आएगा तो वाटर स्कार्सिटी. इन वाटर स्कार्सिटी जनरली इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज, स्पेशली इन रूरल एरियाज, कलेक्टिंग द वाटर इज वर्क ऑफ whom? वुमेन, है ना. महिलाओं का काम है कि पानी इकट्ठा करें, तो कई कई किलोमीटर दूर जाके पानी लाती, ठीक है. हाइजीन की प्रॉब्लम आएगी महिलाओं को ज्यादा, है ना. तो इसलिए जो इशू, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, डिजास्टर आती है तो क्या होती है, सबसे ज्यादा महिलाओं पे असर पड़ता है, पता आपको, है ना. तो इस चीज पे आप देखिएगा, सूखा भी महिलाओं को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, डिजास्टर भी महिलाओं को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है. तो ये दो एंगल हैं इकोफेमिनिज्म को समझने के, ठीक. अब एक अगला पॉइंट लिखो, द रोल ऑफ वुमेन इन इन्वायरमेंट वॉज, जो हमारे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की क्लास के ज्यादा काम का है, ये ऐसे में हर जगह काम का है भी जो बोल रहे थे. द रोल ऑफ वुमेन इन इन्वायरमेंट वॉज फर्स्ट हाईलाइटेड इन द बॉर्न ब्रैकेट में कोप 23 इन 2017. पहली बार क्लाइमेट टॉक में वीमेन का रोल आया, को हाईलाइट किया गया बॉर्न जो क्लाइमेट टॉक थी, कोप COP 23 UNFCCC की 2017 में. इसी ने हाईलाइट किया था रोल ऑफ वुमेन और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पारंपरिक वन वासियों की जो भूमिका है क्लाइमेट चेंज में और महिलाओं की, उसको हाईलाइट किया था, ठीक है. चलो अब आ जाओ इन सीटू में. कितना टाइम हुआ? तो अब कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं. क्या? एलिफेंट. एलिफेंट बहुत इंटेलिजेंट है. उसका रीजन है, जिसका ब्रेन जितना बड़ा कंपेयर टू अदर, उतना ही बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है. हम लोगों से नहीं, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के कंपेयर में ज्यादा बड़ा है, ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? अगर हम दो हाथ से ना चलते, दो पैरों से ना चलते, तो इतना बड़ा ब्रेन ना होता, क्योंकि ब्रेन को सहने के लिए वो मिल गया, ऐसे लटकता रहता तो इतना बड़ा ना होता, तो इसलिए ब्रेन बड़ा हो गया. मैं सच बात बता रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक लगता है. अगर दो पाए, अच्छा पैनोरामिक व्यू भी हो गया हमारा. 5 मिनट बचा है, अभी भागो मत, मतलब बिल्कुल भागो, भाग, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, तुम लोग ही भागना मत. युval नोआ हरारी लिखते हैं कि आदमी ने गेहूं को डोमेस्टिकेट नहीं किया, गेहूं ने आदमी को डोमेस्टिकेट कर दिया. बोले घर में कौन रह रहा है, आदमी की गेहूं? बोले आदमी. और बोले वो कि गेहूं हमारे लिए बेड बना रहा है क्या, हम गेहूं के लिए खेत से पत्थर वत्थर हटा रहे हैं. इस गेहूं और चावल ने आदमी की जिंदगी नरक कर दी. जिस आदमी को दौड़ने भागने की आदत थी लेके भाला, वो आदमी फुल वेजिटेरियन बन के बैठ गया, अब हो गया गठिया.